हेलो 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 हेलो। गुड आफ्टरनून बच्चों। चलो आ जाइए फटाफट। खान पान हो गया होगा आप लोगों का। थैंक यू मनोज भैया। चलो यस यस। चलो शुरुआत करते हैं। लेट अस बिगिन। किरण मुंगिया जी हेलो बेटा। सिमरन हेलो, गुड आफ्टरनून। अंशिका, अंशिका जी गुड आफ्टरनून। कैसे हो बेटा अंशिका? आयुष जी हेलो बेटा। चलो आ जाइए फटाफट 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 आ जाइए ताकि हम शुरुआत कर सकें। आयुष जी कह रहे हैं सर हम याद है ना बेटा, आपको कैसे भूल सकते हैं। आप लोगों की बैच बहुत ही प्यारी बैच है। बहुत सारे अपने अच्छे ऐसे भी बच्चे हैं, बहुत सारे अपने ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने पहले ग्रुप 1 किया और अभी ग्रुप 2 की क्लासेस कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि हम उनको भूल गए होंगे। ठीक है, कैसे भूलेंगे, है ना। अंशिका जी, देन आयुष जी, ओके मनीषा गुड आफ्टरनून बेटा। आदित्य झा जी गुड आफ्टरनून। सर एक क्वेश्चन था बेटा, मैंने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं कोई बात नहीं बेटा, पूछ लो। दूषण सर कमेंट कर रहे हैं ईस्ट और वेस्ट, सुपान सर इज बेस्ट, थैंक यू सर। चलो आ जाइए फटाफट आ जाइए। प्रियंका जी हेलो। चलो 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 फटाफट आ जाइए सब लोग। ओके, तो देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, हम शुरुआत करते हैं मॉड्यूल 2 में। जो अपने 4 विषय हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं, वो 4 विषयों में से 2 विषय प्रैक्टिकल वाले हैं। ठीक है, 4 विषयों में से एक विषय आपका अकाउंट्स है, अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग, और दूसरा विषय आपका फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। ये 2 सब्जेक्ट्स जो है मित्रों, ये प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं। प्रैक्टिकल वाले यानी प्रैक्टिकल वाले का मतलब एमसीक्यू बेस्ड सब्जेक्ट है। जैसे मैंने मॉर्निंग के लेक्चर में आपको बताया था कि आपकी सीएस एग्जीक्यूटिव के पूरे कोर्स में 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल वाले कोर्स है, प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं। बाकी सारे के सारे थियोरेटिकल लिखने वाले सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में ये तीनों के तीनों एमसीक्यू वाले सब्जेक्ट है। स्कोरिंग है, ठीक है, टैक्स भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश कर सकते हो। सीएमए और एफएमएसएम ये भी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है। मित्रों अगर आपको एग्रीगेट करना है तो याद रखना आपको इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में, एमसीक्यू वाले सब्जेक्ट्स में एग्जम्पशन लाना है। एग्जम्पशन का मतलब आपको 60+ मार्क्स स्कोर करना मैंडेटरी है। अगर 60 से ज्यादा नंबर लाते हो तो उसको हम एग्जम्पशन कहते हैं। तो एग्जम्पशन लाना आपके लिए मैंडेटरी है। देखो आपको अगर मॉड्यूल 1 में पास होना है तो 400 में से कम 200 मार्क्स लाने जरूरी है। ठीक है, और मॉड्यूल 2 में भी 400 में से कम 200 नंबर लाना जरूरी है। तो दोनों मॉड्यूल के मिलके 800 में से अगर आपको 400 नंबर आ जाते हैं, 400 मार्क्स आ जाते हैं, तो ही आप एग्जामिनेशन क्लियर कर पाओगे। और ये 400 मार्क्स लाने की सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी ये है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आपने 60+ मार्क्स स्कोर करने का टारगेट रखना है। अगर आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 60+ मार्क्स आएंगे तो ही आप एग्जम्पशन स्कोर कर पाओगे। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। एग्जम्पशन लाना है तो प्रैक्टिकल में अगर एग्रीगेट लाना है तो प्रैक्टिकल में एग्जम्पशन होना जरूरी है। ठीक है, चलो और एक चीज बहुत सारी बच्चों को ये पता नहीं होती, इसलिए बता देते हैं।
देखो जो बोथ मॉड्यूल एक साथ देंगे, बोथ मॉड्यूल यानी मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 जो दोनों एक साथ देंगे उनके लिए एडवांटेज है। समझो मॉड्यूल 1 में 400 में से पासिंग के लिए आपको 200 मार्क्स चाहिए, मॉड्यूल 2 में भी पासिंग के लिए 400 में से 200 मार्क्स चाहिए, दोनों मॉड्यूल मिला के 400 मार्क्स चाहिए आपको पासिंग के लिए, ठीक है। अब उसमें से मॉड्यूल 1 में अगर आपको 180 मार्क्स आ जाते हैं और मॉड्यूल 2 में 220 मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, सो दोनों मिला के आपके 400 मार्क्स हो जाते हैं। तो मॉड्यूल 2 के मार्क्स का सेट ऑफ आप मॉड्यूल 1 के अगेंस्ट एंड वाइस वर्सा ले सकते हो, ठीक है। सो ये दोनों मॉड्यूल देने का एडवांटेज है। और एक चीज CSET में हालांकि नंबर नहीं निकालते, रैंकिंग नहीं निकालते, लेकिन एग्जीक्यूटिव में रैंकिंग निकालते हैं। तो एग्जीक्यूटिव में ऑल इंडिया रैंक अगर आपको लाना है एग्जीक्यूटिव लेवल पे तो आपको दोनों मॉड्यूल देने होंगे। रैंक होल्डर वही कहलाते हैं जो दोनों मॉड्यूल एक साथ देते हैं, ठीक है। अगर आप 1 by 1 एक अटेम्प्ट में एक मॉड्यूल क्लियर करोगे तो ऑल इंडिया रैंक के लिए आपको काउंट नहीं किया जाता। तो रैंक लाना है तो दोनों मॉड्यूल एक साथ देना है। और एक चीज, एग्रीगेट के लिए अगर आपको मेहनत लेनी है, एग्रीगेट के लिए 400 नंबर लाने की कोशिश करनी है, तो ऐसे केस में दोनों मॉड्यूल एक साथ देंगे तो एक मॉड्यूल में थोड़ा ज्यादा मार्क है, दूसरे मॉड्यूल में थोड़ा कम मार्क है, तो एक मॉड्यूल का एक्स्ट्रा मार्क दूसरे मॉड्यूल के शॉर्टफॉल के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है। यह सेट ऑफ केवल तब एप्लीकेबल होता है, यह सेट ऑफ केवल तब एप्लीकेबल होता है जब आप दोनों मॉड्यूल एक साथ देते हो, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। याचना जी कह रही है सर कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है? बेटा फिलहाल कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना है, फिलहाल तो आपको 3, 4, 5 दिन यूट्यूब पे लेक्चर देखने हैं, सिलेबस के साथ कंफर्टेबल हो जाइए। सॉफ्टवेयर के लिए हमारी टीम आपको संपर्क करेगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, हेमंत जी कह रहे हैं सर टाइम टेबल नहीं पता। बेटा कैसे, आज का मॉर्निंग का लेक्चर थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ, इसके वजह से टाइम टेबल अपना थोड़ा थोड़ा आगे गया है, ठीक है। सो टाइम टेबल जो है मॉर्निंग 8 o'clock को ही अपना स्टार्ट होता है। मॉर्निंग 8 से 9 आपका जिगल है, 9:15 से 10:30 तक आपका टैक्स है, उसके बाद 10:30 से लेके 11:30 तक आपका SBEC है, उसके बाद 11:30 to 12:15 तक आपको लंच ब्रेक है। 12:15 से आगे हम स्टार्ट करेंगे, 12:15 से अकाउंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो थोड़ा 15 मिनट शेड्यूल आगे गया है, ठीक है। सुबह लेक्चर लेट स्टार्ट होने की वजह से, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, हमारी नहीं बल्कि, ठीक है, जिनसे हमने वाईफाई लिया उन वाईफाई प्रोवाइडर की इलेक्ट्रिसिटी गई थी, इसकी वजह से कनेक्शन नहीं आ पाया, ये समस्या थी। चलो अब शुरुआत करते हैं। ओके, शुरुआत करते हैं। अभी जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपके मॉड्यूल 2 का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट का नाम हम जानते ही है अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग है। सर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों इसको इंपॉर्टेंट कहते हैं? क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की विकेट जो है इसी सब्जेक्ट में जाती है। सर अकाउंट्स और कॉस्टिंग में विकेट जाने के पीछे वजह क्या है? अब CSEET में, CSEET से पास होके एग्जीक्यूटिव देने वाली आप लोगों की पहली बैच रहेगी, ठीक है। अभी तक इंस्टीट्यूट ने एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं की थी, तो अब पहली बार एग्जामिनेशन जब कंडक्ट करेगी तब आपको समझ में आ जाएगा कि CSEET से जो एग्जीक्यूटिव में आए हैं उन बच्चों के लिए पेपर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि CSEET में आप अकाउंट्स नहीं पढ़ते। 12th के बाद, ठीक है, 11th 12th में अकाउंट्स पढ़ते हैं, और 12th के बाद पहले जो पुराना CS का कोर्स था उसमें CS फाउंडेशन में अकाउंट्स था। CS फाउंडेशन में अकाउंट्स होने की वजह से फाउंडेशन के बच्चों के अकाउंट्स के कई सारे बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं। उतना ही नहीं, फाउंडेशन में कंपनी अकाउंट्स के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस था, तो कंपनी अकाउंट्स भी उनका अच्छा हो जाता था, इसलिए एग्जीक्यूटिव में उनको दिक्कत नहीं आती। लेकिन अब जो CSEET का नया वाला सिलेबस है उसमें कहीं पे भी अकाउंट्स नहीं है, और अकाउंट्स न होने की वजह से समस्या ये है, समस्या बहुत गंभीर है कि बच्चों के अकाउंट्स के बेसिक्स क्लियर नहीं होते। अकाउंट्स के बेसिक क्लियर ना होने की वजह से बच्चों का स्कोर बहुत कम आ सकता है, ठीक है। सो और एक है CS में जो जनरली CS में CS का कोर्स करने वाले बच्चों को थियरी पसंद होती है, ठीक है, वो प्रैक्टिकल को कम पसंद करते हैं। रादर इनफैक्ट अकाउंट्स को कम पसंद करते हैं प्रैक्टिकल के आने के बदले। अकाउंट्स बहुत कम बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट होता है 11th 12th में, और अकाउंट्स आता नहीं है इसलिए मैक्सिमम बच्चे CS की ओर आ जाते हैं। ऐसे भी होता है कुछ कुछ केसेस में, तो इसलिए अकाउंट्स बराबर ना। ओके
सो इसके लिए तो अकाउंट्स के लिए निग्लिजेंस की वजह से मार्क्स चले जाते हैं मित्रों। लेकिन यहाँ पे ये सब्जेक्ट पढ़ाते वक्त मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। यानी 11th-12th में आप लोगों का अकाउंट्स नहीं भी होगा या अकाउंट्स का आपको ए भी आता नहीं होगा तो भी यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से अकाउंट्स लिया जाएगा। सो सब्जेक्ट का नाम है हमारे कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 100 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है। पहले सब्जेक्ट के बारे में 2 मिनट बता दूंगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, एसबीसी का लेक्चर पहले था, हो गया बेटा। चलो अब देखो, माइंड ब्लोइंग कह रहे हैं अकाउंट से बचने के लिए ही सीएस कर रहा हूं सर। वाह मेरे यार, यस सर, यू आर करेक्ट। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में काफ़ी प्रॉब्लम होती हैं। आकांक्षा जी बिल्कुल सही बेटा, लेकिन आप चिंता ना करें, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। शायद ऐसा हो सकता है, मैंने अभी तक बहुत ऑब्जर्व किया है कि सीएस एग्जीक्यूटिव की क्लासेस खत्म होने के बाद बहुत लोगों के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स फेवरेट हो जाते हैं। ओके, और 1-2 लोग ऐसे भी हैं जो सीएस बन चुके हैं, हमारे बैच के बच्चे सीएस बन चुके हैं और जीएसटी में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऐसे भी हुआ है, शायद आप उनमें से हो। चलो सो आदित्य जी, किसी की भी लगने नहीं वाली, जब तक हम हैं तब तक किसी को कुछ नहीं होने वाला बेटा। चलो सो शुरुआत करते हैं। सो पहले तो सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। सो नहीं, मैं किसी को डरा नहीं रहा, रादर आप लोगों का फियर यहाँ पे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जिनको अकाउंट्स बिल्कुल पसंद नहीं है, ये मेरा वादा है, ठीक है, जैसे ही अकाउंट्स का पहला टॉपिक खत्म होगा यू विल फॉल इन लव विद अकाउंट्स। इनफैक्ट मॉड्यूल 2 में सबसे ज्यादा पसंद करोगे आप अकाउंट्स इस सब्जेक्ट को। चलो, अब यहाँ पे जो आप अकाउंट्स पढ़ने वाले हो वो कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब कंपनी का अकाउंट्स पढ़ने वाले हो। ये चीज अपने जहन में रखिएगा मित्रों, आप कंपनी का अकाउंटिंग, सब्जेक्ट का नाम ही कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, ठीक है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बचपन में बच्चों ने पार्टनरशिप पढ़ा होता है, हाँ, पार्टनरशिप पढ़ा होता है, प्रोप्राइटरी कंसर्न पढ़ा होता है, और पार्टनरशिप प्रोप्राइटरी कंसर्न पढ़ने की वजह से अकाउंट से नफरत हो जाती है। सो यहाँ पे न पार्टनरशिप है, न प्रोप्राइटरी अकाउंटिंग है, न एनपीओ का अकाउंटिंग है, ऐसे कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो बचपन में 11th और 12th में जो भी अकाउंट्स पढ़ा है आपने, सब भूल जाइए, सब भूल जाइए, उसमें से यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे केवल, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी का काम है कंपनियों के साथ डील करना, तो हमें यहाँ पे जो सिखाया जाता है वो कंपनी अकाउंट सिखाया जाता है, फर्स्ट थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, सेकेंड थिंग, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि यहाँ पे कंपनी अकाउंट्स केवल 60 नंबर के लिए, 60 मार्क्स के लिए, और 40 मार्क्स के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब कॉस्टिंग है, तो यहां पे पूरे 60 नंबर का अकाउंट्स नहीं है, ये बात समझ लो। तो अगर आप ये सब्जेक्ट में पास होने की या स्कोर करने की सोच रहे हो तो ये 40 में से कम आपको 35 मार्क्स आ ही जाते हैं। यहां पे कॉस्टिंग बहुत ही छोटा और बहुत इजी है, ठीक है। सो और ये जो अकाउंट्स है 60 में से कम आपको यहाँ पे 40 मार्क, 35 से 40 मार्क्स आते हैं, तो ये 40 और ये 35 मिलके 70-75 मार्क्स का आप आराम से स्कोर ला सकते हो। चलो, सो अब मार्किंग सिस्टम भी बता देते हैं। कॉर्पोरेट अकाउंट यानी अकाउंट जो है वो 60 मार्क्स के लिए है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन, ठीक है। सो यहाँ पे जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन का पार्ट है, इसमें आप कुछ वैल्यूएशन की भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हम शेयर्स का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, बिजनेस का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है वो भी पढ़ेंगे, एज वेल एज कॉस्टिंग भी पढ़ेंगे। इसका वेटेज 40 मार्क है, इसका 60 मार्क है। अब ये 60 मार्क में से भी 30 मार्क का प्रैक्टिकल आता है, 30 से 40 मार्क का प्रैक्टिकल आता है, और 30 मार्क का थियरी आता है, ठीक है। सो इसलिए अकाउंट से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, अकाउंट्स में भी थियरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। सिमिलरली मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यहां पे 30 मार्क का प्रैक्टिकल आता है और 10 मार्क की थियरी आती है। थियरी के लिए 10 मार्क है, प्रैक्टिकल के लिए 30 मार्क है। यहां पे थियरी और प्रैक्टिकल के लिए इक्वल मार्क है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो थियरी इज फॉर 40 मार्क्स एंड प्रैक्टिकल इज फॉर 60 मार्क्स, ठीक है। ओवरऑल ब्रेकअप देखें तो 50 to 60 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और 40 to 50 मार्क्स के आपको थियरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये इसका ब्रेकअप है। चलो, जैसे कि सुबह भी बताया गया था, यहां पे 100 नंबर के लिए 100 एमसीक्यूज आएंगे, 100 एमसीक्यूज आएंगे। ईच एमसीक्यू विल बी ऑफ 1 मार्क,
ईच एमसीक्यू विल बी ऑफ 1 मार्क विथ निगेटिव मार्किंग। ठीक है, जैसे अगर 4 क्वेश्चंस के आंसर गलत आते हैं तो आपका 1 निगेटिव मार्क जाएगा। तो अगर आप 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, जैसे सुबह मैंने कैलकुलेशन बताया था मॉड्यूल 1 के लिए, 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें से समझो 60 क्वेश्चन सही आते हैं आपके और 40 क्वेश्चन के आंसर अगर गलत हो जाते हैं, ठीक है, सो ये 60 क्वेश्चंस के 60 मार्क्स प्लस होंगे, लेकिन ये 40 क्वेश्चन डिवाइडेड बाय 4 यानी 10 मार्क्स माइनस होंगे। तो -10 + 60 आपको नेट 50 मार्क्स मिलेंगे। तो निगेटिव मार्किंग होने की वजह से आपका स्कोर कम हो सकता है। इसलिए एमसीक्यू के पेपर में जो क्वेश्चंस आप जिसके ऊपर 100% श्योर हो वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिएगा। जिन क्वेश्चन पे आप श्योर नहीं हो वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की चेष्टा ना करें। ठीक है, चलो, सो ये याद रखना। सो ये हो गया मार्किंग का वेटेज। 2 पार्ट्स है, याद रखना है, जैसे मैंने टैक्स में भी बताया था 2 पार्ट्स है। ठीक है, वैसे यहाँ पे अकाउंट्स में भी 2 पार्ट्स है, एक अकाउंट्स का और वो भी कॉर्पोरेट अकाउंट का 60 नंबर का पार्ट है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन का 40 नंबर का। सुबह टैक्स दोनों भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स 50-50 मार्क्स के लिए था, लेकिन यहाँ पे वेटेज 50-50 नहीं है, 60-40 है, ये याद रखने। तो यहाँ पे भी बच्चे 50-50 मार्क्स का वेटेज याद रखते हैं। चलो फाइन। ओके, स्नेहा पाठक जी, सर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसका क्लास होगा यूट्यूब पे लाइव होगा फ्री? बिल्कुल बेटा, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। 5 पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसकी यूट्यूब पे फ्री क्लास चलेगी अगले 5 दिनों तक। ठीक है, सो अगले 5 दिनों तक आप आराम से फ्री में देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ओके चलो, सो अजय जी अकाउंट फेवरेट है मेरा, वेरी गुड बेटा। स्नेहा क्या बोला समझा नहीं। ओके सर, टैक्स की चार्ट और एमसीक्यू तो लॉक है। अरे बेटा आपको एक्सेस मिल जाएगा, अपने बच्चों को फ्री में एक्सेस है, चिंता ना करें। लीना जी, प्रैक्टिकल कौन सा सब चैप्टर्स में से आएगा प्लीज बताओ, प्रैक्टिकल किन चैप्टर्स में से आएगा? पहले तो मैं आपको सिलेबस बता दूं क्या है, उसके बाद बता दूंगा, चिंता ना करें। ठीक है, सो मित्रों यहाँ पे देवी जी ने बिल्कुल सही सवाल पूछा, लीना जी ने, कि प्रैक्टिकल किस चैप्टर्स में से आएंगे और थियरी किस चैप्टर में से आएंगे। मित्रों यहाँ पे हर एक टॉपिक ऐसे है जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं और थियरी क्वेश्चंस भी हैं। 3 से 4 चैप्टर केवल ऐसे हैं जो कंप्लीटली थियरी बेस्ड है, ये छोड़े तो बाकी सारे चैप्टर्स प्रैक्टिकल कम थियरी बेस्ड है। जैसे पहले हम शुरुआत करेंगे अकाउंट्स से, जो 60 मार्क्स के लिए, जिससे बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं, क्योंकि उन्होंने 12th के बाद सीधा पहली बार अकाउंट्स यहां पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम अकाउंट्स के लिए ज्यादा समय देंगे, आराम से समय देंगे। बेसिक से अकाउंट्स आपको पढ़ाया जाएगा, ऐसे नहीं कहेंगे हम बेसिक के लिए वो लेक्चर्स देखो वो लेक्चर्स देखो, ऐसे नहीं है। यहां पे आपको बेसिक से अकाउंट्स पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सो शुरुआत करते हैं। अकाउंट्स में सबसे पहला टॉपिक जिससे हम शुरुआत करने वाले हैं वो है अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स। तो अपनी अपनी नोटबुक निकाल दीजिए और हेडिंग दे दीजिएगा अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स। पहले तो मार्किंग वेटेज नोट कर लीजिए, और एक चीज मार्किंग वेटेज आप नोट कर रहे हो तब तक मैं आपको बता दूं कि मित्रों आपको अकाउंट्स यहां पे मैं सॉल्व करवा के लेने वाला हूं, एमसीक्यूज भी और डिटेल सॉल्विंग भी करवा के लेने वाला हूं। 200 पेजेस की 2 नोटबुक मैंडेटरी है। ठीक है, सो अकाउंट्स आई एम गोइंग टू सॉल्व इट फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर इटसेल्फ। सॉल्विंग शुरू होने वाली है, इसलिए नोटबुक लेके बैठना। कैलकुलेटर होना जरूरी है। टैक्स के लेक्चर में मैंने जो कैलकुलेटर बताया था वो वाला कैलकुलेटर होना जरूरी है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है, मोबाइल यूज करना अलाउड नहीं है। चलो सो शुरुआत करते हैं। हेडिंग दीजिएगा, मार्किंग सिस्टम लिख दीजिएगा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फॉर 60 मार्क्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन फॉर 40 मार्क्स। चलो फटाफट लिख दीजिएगा, 30 सेकेंड्स के लिए हम वेट करेंगे। जैसे ही आपका लिख के हो जाता है मुझे बता दीजिएगा। ओके मित्रों, और एक चीज, मॉड्यूल रेफर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो इंस्टीट्यूट का आईसीएसआई का मॉड्यूल बिल्कुल रेफर ना करें। सर मॉड्यूल 2 पहले इजीली दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं बेटा, मॉड्यूल 1 नहीं तो मॉड्यूल 2, दोनों में से कोई भी मॉड्यूल आप पहले दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा मॉड्यूल 2 में 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं एमसीक्यू वाले, तो आप मॉड्यूल 2 के लिए पहले ऑप्ट कर सकते हो, ये भी स्ट्रेटेजी सही रहेगा। ठीक है, सो बस आपको जो पसंद है वो दे दीजिएगा पहले। चलो सो ये मार्किंग सिस्टम नोट कर लिया सबने? मार्किंग सिस्टम नोट करने के बाद शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, जिसका नाम है अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स। गिव द हेडिंग अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स, चैप्टर 1 अकाउंट से हम शुरुआत कर रहे हैं। याद रखना, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अकाउंट्स।
तो अकाउंट्स में सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स करके हेडिंग दीजिए और इसी के साथ हम करेंगे शुरुआत। एक ही वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 ऐसा है, ओके ठीक है। सो अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स आपके अकाउंट्स का वॉल्यूम 1 का पार्ट है, ठीक है। उससे हम शुरुआत करें। चलो हेडिंग तो दे दी, अब बस कुछ लिखना नहीं है, आप शांति से देखते रहिएगा। सब लोग ध्यान देके देखिएगा, समझिएगा। सब लोगों ने बचपन में यानी 12th स्टैंडर्ड में शेयर्स यानी क्या ये जरूर समझा होगा। मीनिंग ऑफ शेयर्स, शेयर क्या होता है? शेयर इज ए पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी, ठीक है। सो जैसे हम कहते हैं कि अगर आप इंडिविजुअल सिंगल पर्सन और सिंगल पर्सन बिजनेस शुरू करते हो जिसको आप प्रोप्राइटरी बिजनेस कहते हो, तो प्रोप्राइटर जब बिजनेस के लिए कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम प्रोप्राइटर्स कैपिटल कहते हैं। पार्टनर जब बिजनेस के लिए कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो उसको पार्टनर्स कैपिटल कहते हैं। वैसे कंपनी के ओनर्स यानी शेयर होल्डर्स जब कंपनी के लिए कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम कहते हैं शेयर कैपिटल। तो मित्रों बचपन में शायद कुछ लोगों को, शायद सीबीएसई के सिलेबस में होता है ना शेयर कैपिटल का टॉपिक, अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स का टॉपिक, शायद सीबीएसई में कुछ लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा है। अब सभी के सिलेबस में होगा ऐसा जरूरी नहीं है क्या? ओके, सो कुछ लोगों के सिलेबस में होता है, कुछ लोगों के सिलेबस में नहीं होता, ठीक है। नहीं भी होगा तो चिंता का विषय नहीं, यहां पे डिस्कस होगा। तो जब भी कोई कंपनी अपने ओनर्स यानी शेयर होल्डर से पैसा लेना चाहती है तो उनको शेयर्स इशू करके पैसा लिया जाता है। तो जब भी कंपनियां शेयर्स इशू करती हैं तो व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ शेयर्स? शेयर्स इशू करने की प्रक्रिया क्या है, प्रोसीजर क्या है, जरा याद कर सकते हैं क्या हम? सबसे पहले कंपनी क्या करती है, ठीक है, जब भी शेयर्स इशू करने हैं तो कंपनियां क्या करती है? कंपनी प्रिंट करती है एक डॉक्यूमेंट, नहीं, यस एग्जैक्टली, और वो डॉक्यूमेंट को आप कहते हैं प्रॉस्पेक्टस। सो ये जो प्रॉस्पेक्टस होता है, प्रॉस्पेक्टस, इसमें क्या जानकारी होती है? व्हाट इज दैट प्रॉस्पेक्टस? प्रॉस्पेक्टस ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी अपने बिजनेस की जानकारी देती है कि हमारी कंपनी कब फॉर्म हुई है, क्या बिजनेस करती है, उसके डायरेक्टर्स कौन है, प्रमोटर कौन है, कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट बना के किन किन मार्केट्स में बेचती है, सारी जानकारी देती है। उतना ही नहीं, उस प्रॉस्पेक्टस में कंपनी ये भी बताती है कि आने वाले समय में हमें पैसों की जरूरत है। क्यों जरूरत है? हम एक्सपेंशन करना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें पैसों की जरूरत है। अब कंपनी ये सारी जानकारी उस प्रॉस्पेक्टस में देती है। नया प्रोजेक्ट कौन सा है, वो प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो कंपनी को उससे कितना फायदा होगा, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, और इतना प्रॉफिट कमाने के बाद ये प्रॉफिट हम हमारे शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करेंगे। तो कंपनी क्या करती है, जब भी पब्लिक से शेयर्स इशू करके पैसा लेना होता है तो पैसा किस पर्पस के लिए लेना है, वो किस बिजनेस में लगेगा, और वो लगने के बाद उस बिजनेस से कंपनी को कितना फायदा होगा, ये सारी जानकारी उस प्रॉस्पेक्टस में देती है। और वो प्रॉस्पेक्टस आप में, पब्लिक में, जनता में सर्कुलेट करती है। जनता ये प्रॉस्पेक्टस पढ़ती है। प्रॉस्पेक्टस पढ़ने के बाद उनको लगता है कि हाँ ये कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, अगर ये इनके शेयर्स में हम निवेश करते हैं, शेयर्स में निवेश करने के बाद इनके शेयर होल्डर बनते हैं तो ये कंपनी कभी ना कभी प्रॉफिटेबल बनेगी, ज्यादा प्रॉफिट कमा के हमें डिविडेंड देगी। इस उद्देश्य से लोगों को अगर कंपनी और कंपनी का बिजनेस पसंद आता है तो लोग क्या करते हैं, वो प्रॉस्पेक्टस के अंदर एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, ठीक है, जो प्रॉस्पेक्टस होता है उसके अंदर एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भर के शेयर्स के लिए अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ शेयर्स। तो कोई भी कंपनी जिसको शेयर्स इशू करने हैं तो ये स्टेप्स फॉलो करती है, ठीक है, कृपया ध्यान देके सुनना है। तो अब पहले के जमाने में ये जो प्रॉस्पेक्टस हुआ करते थे ना, वो प्रिंटेड फॉर्म में आते थे, यानी प्रॉस्पेक्टस के हार्ड कॉपीज निकलते थे, प्रिंट आउट निकलते थे, और वो सर्कुलेट भी कैसे करते थे, पेपर जो जहां पे न्यूज़पेपर बेचने वाले लोग थे ना, उनको ये प्रॉस्पेक्टस दिए जाते थे,
ठीक है, बहुत पहले के जमाने में, पुराने जमाने में कंपनियों को शेयर्स इशू करने हैं तो ब्रोकर्स के थ्रू ये प्रॉस्पेक्टस या जो न्यूज़पेपर बेचने वाले लोग हैं उनके थ्रू ये प्रॉस्पेक्टस घर घर ऐसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था न्यूज़पेपर के तहत। क्योंकि पहले आपके जैसे ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, आजकल तो कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, टेलीविजन है, ये यूट्यूब वाला प्लेटफॉर्म है, कई सारे प्लेटफॉर्म्स है, कंपनियों की वेबसाइट्स हैं जिसके तहत लोगों तक वो जानकारी फैलाते हैं। लेकिन पहले के जमाने में ऐसे नहीं था, तो ये हार्ड फॉर्म में प्रॉस्पेक्टस आते थे। ठीक है, लोग ये प्रॉस्पेक्टस पढ़ते थे, कई पन्नों का प्रॉस्पेक्टस हुआ करता था, लोग इत्मीनान से ये प्रॉस्पेक्टस पढ़ते थे और उसके बाद वो उसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म हाथ से भर के अप्लाई करते थे। आजकल ई हो चुका है सब कुछ, आपको प्रॉस्पेक्टस भी ऑनलाइन मिलता है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए और एप्लीकेशन भी ऑनलाइन कर दीजिए। अब मित्रों, ये जो प्रक्रिया मैं बता रहा हूं, ये क्यों बता रहा हूं, इशू ऑफ शेयर्स की प्रक्रिया क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि इसके बाद क्या होता है, जब भी कंपनियां शेयर्स इशू करती हैं, शेयर्स इशू करती है, पब्लिक एप्लीकेशन, पब्लिक को प्रॉस्पेक्टस देती हैं, पब्लिक से एप्लीकेशन फॉर्म ले लेती हैं, तो इस प्रक्रिया में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी कि कंपनी ने जितने भी शेयर्स इशू किए हैं उसमें से कम 90% शेयर पब्लिक ने खरीदना मैंडेटरी है। ठीक है, सो समझो कंपनी अगर 1,00,000 शेयर्स इशू करती है, 1,00,000 शेयर्स, तो 1,00,000 के 90% यानी 90,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आना मैंडेटरी है, ये कंडीशन है। ठीक है, सो अब यहां से अंडरराइटिंग शुरू होगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा 100%। तो समझो कंपनी समझो पब्लिक को शेयर्स इशू करती है, ये एग्जांपल है स्क्रीन पे आपके, कंपनी समझो पब्लिक को शेयर्स इशू करती है और 1,00,000 शेयर्स अगर कंपनी इशू करती है और 1,00,000 शेयर्स में से पब्लिक ने केवल 80,000 शेयर्स खरीद लिए। 1,00,000 कंपनी ने शेयर्स इशू किए लेकिन पब्लिक ने सिर्फ 80,000 शेयर्स इशू किए, तो हिंदुस्तान का कंपनीज एक्ट, इंडिया का जो कंपनीज एक्ट है वो ये कहता है सच कंपनी कैन नॉट अलॉट द शेयर्स। ऐसे स्थिति में कंपनी लोगों को शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती, लोगों को पब्लिक इशू करके पैसा नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि ये जो 90% वाला मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हुआ। यानी कंपनी ने अगर 1,00,000 शेयर्स इशू किए, 1,00,000 के 90% यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम पब्लिक ने 90,000 शेयर्स खरीदने चाहिए थे। पब्लिक ने जो एप्लीकेशन करना चाहिए था वो मिनिमम 90,000 शेयर्स के लिए करना चाहिए था, लेकिन पब्लिक ने एप्लीकेशन केवल 80,000 शेयर्स के लिए किया। सो अगर पब्लिक ने एप्लीकेशन केवल 80,000 शेयर्स के लिए किया, इसका मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, इसका मतलब कंपनी कैन नॉट अलॉट दिस शेयर्स। अगर कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं करेगी तो फिर क्या होगा, पब्लिक से जितना भी पैसा लिया था 80,000 शेयर्स पे उनको रिटर्न करना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, कंपनी का जो उद्देश्य था कि पब्लिक से पैसा लेके प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, अब वो कंपनी नहीं कर पाएगी। कंपनी कैन नॉट स्टार्ट इट्स प्रोजेक्ट, कंपनी के पास पैसा ही नहीं आएगा भाई साहब, तो कंपनी प्रोजेक्ट कहां से स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो ये समस्या थी। अब ये हार्डशिप कई सालों तक हिंदुस्तान में चली, इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में स्टार्ट ही नहीं हुई। हम देखते हैं विदेशों में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ा लार्ज स्केल पे, वहां पे कोई भी अगर बिजनेस करता है ना, छोटी बात करता ही नहीं, बड़ी बात करता है। जैसे इलन मस्क जी, उनका स्पेसएक्स करके कंपनी है, वो आसमान में आपको सैटेलाइट छोड़ के ऊपर घुमा के लाने का सोच रहा है। ठीक है, वैसे हिंदुस्तान में ऐसा आइडिया भी नहीं आ सकता। क्यों? रीजन क्या है, हिंदुस्तान के बिजनेसमैन के पास इतना पैसा ही नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हिंदुस्तान के कानून ही ऐसे बनाए गए थे जिसके तहत हिंदुस्तानी बिजनेसमैन को ज्यादा पैसा प्रोक्योर करने का उपलब्धि ही नहीं था। There was no opportunity given to Indian businessmen to procure large money. If you don't procure large money, how can you start large businesses? जैसे Amazon की अगर हम बात करते हैं, कितना बड़ा बिजनेस कर रहा है। ठीक है, सो बहुत मुश्किल है Amazon के साथ आज के जमाने में कॉम्पीट करना। इतना बड़ा बिजनेस को मॉडल कोई, अभी देखो जैसे फॉर एग्जांपल अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, सो फ्यूचर ग्रुप को अक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, फ्यूचर रिटेल ग्रुप को अक्वायर करने के, लेकिन इतने सारे लीगल कॉम्प्लिकेशंस में फंसा है कि वो फ्यूचर रिटेल को अक्वायर ही नहीं कर पा रहा है। पिछला 1-1.5 साल से उनका ये डील चल रहा है, अभी तक हो नहीं पा रहा है। तो हिंदुस्तान में लॉज ही इतने स्ट्रिंजेंट है कि हिंदुस्तानी बिजनेसेस जो है ना, यानी जैसे फॉरेन बिजनेसेस बहुत जल्द ग्रो हो जाते हैं, वैसे हिंदुस्तानी बिजनेसेस नहीं हो पाते। ठीक है, इसके फायदे भी हैं लेकिन नुकसान उससे ज्यादा है। चलो कोई बात नहीं। तो उसमें से एक कंडीशन ऐसे है कि जब भी कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है तो शेयर्स इशू करने के बाद उसमें से मिनिमम 90% शेयर पब्लिक ने खरीदने हैं। अगर पब्लिक 90% शेयर नहीं खरीदती, सच कंपनी कैन नॉट गो फॉर पब्लिक इशू, इट हैज टू रोल बैक दैट इशू, और पब्लिक से जितना पैसा लिया उनको रिफंड करना पड़ता है। ठीक है, अब इससे फिर ऐसे कंपनियां अगर पब्लिक इशू में 90% सब्सक्रिप्शन नहीं ला पाई तो ऐसे कंपनियां बिजनेस शुरू ही नहीं कर पाएगी। ठीक है,
तो बहुत सारे, अब जिनका, जैसे आप लोग मुकेश अंबानी जी का नाम जानते हो, नारायण मूर्ति जी का नाम जानते हो, ये अच्छे अच्छे बिजनेसमैन लोग हैं, ठीक है, इनका मार्केट में नाम है, गुडविल है। तो अगर इन लोग शेयर्स इशू करते तो इनके शेयर के लिए और सब्सक्रिप्शन हो जाता है, जितने शेयर्स इन लोग इशू करते हैं उसके 2-3 गुना सब्सक्रिप्शन हो जाता है। लेकिन ऐसा कोई बिजनेसमैन जिसका मार्केट में वो नया नया है, जिसका मार्केट में नाम नहीं, अगर वो शेयर्स इशू करने के लिए जाए और उसका अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना हो तो बिजनेसमैन कभी ऊपर आ ही नहीं पाएगा। जैसे अगर कल जाके पुष्पराज जी ने, ठीक है, इनको पतंजलि के साथ कॉम्पीट करना है, ठीक है, सो इनको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। अब पुष्पराज जी को आप कोई नहीं जानता, ठीक है, तो अगर वो समझो हम कोई नहीं जानते, अगर वो समझो पब्लिक इशू लाते हैं, पब्लिक इशू लेके आते हैं, शेयर्स इशू करता है, तो आप में से कौन इनके शेयर्स खरीदेगा? कोई भी नहीं, क्योंकि आप इनको जानते ही नहीं, तो इनके शेयर्स नहीं खरीदेंगे तो भाई साहब कभी बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे। ये समस्या थी। तो ये समस्या का समाधान क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम? द सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल, ठीक है। कंपनीज एक्ट कहता है एक काम करो, आप क्या करो, पब्लिक इशू करने से पहले, ध्यान देके सुनना, पब्लिक इशू करने से पहले, ठीक है, आप एक इंसान को अपॉइंट करना जिसका नाम रखना अंडरराइटर, ठीक है। एक्चुअली ऐसा इंसान होता है, अंडरराइटर्स होते हैं, जैसे ब्रोकर्स होते हैं वैसे अंडरराइटर होता है। सो ये अंडरराइटर्स की फर्म्स होती है, ठीक है। सो ये अंडरराइटर को आप अपॉइंट कीजिए। अब ये अंडरराइटर क्या काम करेगा, ठीक है, पूरा ध्यान देकर सुनना, ठीक है। आपको थियरी भी एक्सप्लेन करेंगे और थियरी के साथ प्रैक्टिकल भी एक्सप्लेन करेंगे। अब ये अंडरराइटर काम क्या करेगा? जब भी किसी कंपनी को शेयर्स इशू करने हैं तो शेयर्स इशू करने से पहले कंपनी प्रॉस्पेक्टस प्रिंट करती है, तो ये प्रॉस्पेक्टस प्रिंट करने से पहले ये अंडरराइटर को अपॉइंट करना, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडरराइटिंग कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडरराइटिंग, जिसमें आप इस अंडरराइटर को बोल देना, देखो भाई साहब, डियर अंडरराइटर, हमारी कंपनी मार्केट में नहीं है, हमें पब्लिक जानती नहीं है, हम शेयर्स इशू करने के लिए जा रहे हैं, कल जाके अगर पब्लिक ने हमारे 90% शेयर्स नहीं खरीदे तो कंपनीज एक्ट के मुताबिक हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। कंपनीज एक्ट के मुताबिक हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हो पाएगा तो हम पब्लिक इशू के लिए नहीं जा सकते। तो एक काम करो, जैसे ही हम प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं, पब्लिक को शेयर्स इशू करते हैं, और पब्लिक सब्सक्रिप्शन कंप्लीट होने के बाद अगर शॉर्टफॉल आता है, शॉर्टफॉल यानी जितने हमने शेयर्स इशू किए वो सारे के सारे अगर सब्सक्राइब नहीं होते, तो कृपया करके बचे हुए शेयर्स डियर अंडरराइटर आप खरीद लीजिए। क्या आप ऐसे करने के लिए तैयार हो? क्या आपको ये बात कबूल है? कबूल है? कबूल है। तो अगर आपको ये बात कबूल है तो चलो अपन कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो इमीडिएटली अंडरराइटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करती है कंपनी, जिसमें यानी एग्रीमेंट होता है, ठीक है, जो दोनों पार्टी साइन करती है, जो दोनों के ऊपर, कंपनी के ऊपर और अंडरराइटर के ऊपर भी बाइंडिंग होता है, जिसमें अंडरराइटर से लिख के लिया जाता है, डियर अंडरराइटर, अगर कल जाके पब्लिक इशू नहीं होता तो, या पब्लिक इशू में मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंप्लीट नहीं होता तो बचे हुए शेयर्स आप खरीद लोगे। अंडरराइटर बोलता है यस, मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है। अब इतना ही नहीं, ये अंडरराइटर को अपॉइंट करने के पीछे सबसे पहला उद्देश्य होता है, जो भी अभी जैसे पुष्पराज जी, ये तो कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे कानून पढ़ रहे हैं, सेबी के भी प्रोविजंस पढ़ेंगे, गाइडलाइंस पढ़ेंगे, तो इनको इशू की प्रोसीजर पता होती है। इशू की लंबी चौड़ी प्रोसीजर है, आप सिक्योरिटीज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये इशू की प्रोसीजर जो है ना, नए नए प्रमोटर्स को पता ही नहीं होती। जो नए नए प्रमोटर्स होते हैं, नए नए लोग जब बिजनेस करने के लिए आते हैं, उनको ये इशू की प्रोसीजर पता नहीं होती है। तो ये अंडरराइटर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कंप्लायंस करना, ये उसका पहला उद्देश्य है। यानी जब भी कोई नया प्रमोटर कंपनी फॉर्म करके पब्लिक इशू करना चाहेगा तो उसको कंपनीज एक्ट के भी और सेबी के भी कंप्लायंसेस करने होंगे। तो ये कंप्लायंसेस करने की जिम्मेदारी वो अंडरराइटर को दे देता है। दूसरी जिम्मेदारी जो अंडरराइटर को दिया जाता है, अगर पब्लिक इशू में मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंप्लीट ना हो तो बचे हुए शेयर्स डियर अंडरराइटर आप खरीद लो, ठीक है। सो ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जाती हैं कि अंडरराइटर आप कंपनी के लिए 2 चीजें करेंगे, पहला तो इशू के जो कंप्लायंसेस है वो करेंगे, और दूसरी चीज कंप्लायंसेस के अलावा अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंप्लीट नहीं होता तो ऐसे केस में बचे हुए शेयर्स खरीदने का काम आप करोगे, ठीक है। चलो फाइन, आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब एक बार कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया, तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के बाद अंडरराइटर तो अपनी जिम्मेदारी निभा लेगा। यानी अंडरराइटर पहले तो कंपनी को बोलेगा चलो अपन मिलके प्रॉस्पेक्टस बनाते हैं। प्रॉस्पेक्टस कैसे बनाया जाता है ये भी अंडरराइटर बताता है, ठीक है। जब वो प्रॉस्पेक्टस बनाया जाता है तो प्रॉस्पेक्टस के अंदर कंपनी हैज टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द अंडरराइटर्स, ठीक है। प्रॉस्पेक्टस के अंदर कंपनी को अंडरराइटर का नाम बताना मैंडेटरी है, ठीक है।
उसके बाद आप ये सारी प्रोविजंस पढ़ोगे, जब प्रोस्पेक्टस का टॉपिक पढ़ोगे कंपनी लॉ में, तो उसमें कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस में आपको पढ़ोगे द प्रोस्पेक्टस शैल आल्सो मेंशन द नेम ऑफ द अंडरराइटर्स करके, ठीक है। चलो, सो उसमें अंडरराइटर का नाम मेंशन करना मैंडेटरी है। उसके बाद अंडरराइटर क्या करेगा, प्रोस्पेक्टस का एक कॉपी लेगा, आरओसी को देगा, एक कॉपी लेगा, वो हर एक स्टॉक एक्सचेंज को देगा जहां से ये पब्लिक ये शेयर्स का लिस्टिंग होने वाला है पब्लिक इशू के बाद, ठीक है। सो ये सारी जहां जहां लीगल रिक्वायरमेंट है, जो जो इशू की लीगल रिक्वायरमेंट है, सारा कंप्लीट करने का काम अंडरराइटर करेगा। उसके बाद शेयर्स इशू होंगे। अब जैसे यही एग्जांपल में समझो पब्लिक को शेयर्स इशू हो जाते 1 लाख शेयर्स, ध्यान देके सुनना, पब्लिक को इशू किए 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स में से पब्लिक ने परचेस किए 75,000 शेयर्स, ठीक है। कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए 1 लाख, उसमें से पब्लिक ने कितने शेयर्स परचेस किए 75,000, ठीक है। अब शॉर्टफॉल कितने शेयर्स का है, शॉर्टफॉल जो है वो कितने शेयर्स का है, शॉर्टफॉल कितने शेयर्स का है, ऑनलाइन वालों फटाफट आंसर दे दीजिए। आप लोग बता रहे हैं कितने शेयर्स का है, 15,000 शेयर्स का शॉर्टफॉल है यहां पे बताया जा रहा है, ठीक है। आप लोगों का आंसर कितना है देखते हैं, फटाफट आंसर दीजिए, शॉर्टफॉल कितने शेयर्स का है, ठीक है। फटाफट कमेंट आंसर पास कर दीजिएगा, शॉर्टफॉल के नंबर ऑफ शेयर्स बताइए। आयुष जी का जवाब सबसे पहला है, आयुष जी कह रहे हैं शॉर्टफॉल 15,000 नहीं, आयुष यादव जी कह रहे हैं 25,000 शेयर्स का शॉर्टफॉल है। उसके बाद सिब्बा 15,000 शेयर्स का शॉर्टफॉल है, नीतीश 25,000, ओके, आकांक्षा 15,000, सिमरन 15,000, आयुष 25,000, ओके। चलो मित्रों बता दें, देखो कंपनी ने शॉर्टफॉल कैसे काउंट कर कैलकुलेट करना है, यहां पे मिस्टेक होती है बहुत सारे बच्चों की। कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए थे बताइए, कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए थे 1 लाख, उसमें से पब्लिक ने कितने शेयर परचेस किए 75,000, बच्चे कितने शेयर्स, ये शॉर्टफॉल है। तो शॉर्टफॉल का मतलब ऐसा मत कैलकुलेट करो कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए 90,000 शेयर्स खरीदने जरूरी है, 1 लाख के 90%, उसमें से पब्लिक ने सिर्फ 75,000 शेयर्स खरीदे, तो शॉर्टफॉल 15,000 शेयर्स का, ये कैलकुलेशन गलत है, ठीक है। सो अंडरराइटर के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट पूरे शॉर्टफॉल के लिए होता है, पूरे शॉर्टफॉल के लिए, यानी जितनी शेयर्स कंपनी इशू करेगी उसमें से पब्लिक ने जितने शेयर्स खरीदे वो हटा दो, बचा हुआ पूरा का पूरा शॉर्टफॉल होगा। तो अंडरराइटर, क्या आप ये शॉर्टफॉल खरीदने के लिए तैयार हो, अंडरराइटर बोलता है कबूल है, कबूल है, कबूल है। तो याद रखना शॉर्टफॉल कैलकुलेट करते वक्त टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड माइनस शेयर्स परचेस्ड बाय पब्लिक करना है, बचा हुआ आपको मिलेगा शॉर्टफॉल। चलो फाइन, सो ये समझ में आया होगा, ओके। अब ये जो अंडरराइटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है, कृपया ध्यान देके सुनना, ठीक है। देखो मिस्टेक्स कहां कहां हो सकती है, मैं तुरंत आपकी सवाल पूछ के एग्जांपल देके तुरंत मिस्टेक रेक्टिफाई करवाऊंगा, ठीक है। सिर्फ कंसंट्रेशन होना चाहिए, 100% कंसंट्रेशन आप लोगों का होना चाहिए, ओके। अब कंपनी जो अंडरराइटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करती है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, वेदर इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और वेदर इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, गारंटी का या इंडेमनिटी का। सर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने कहां पढ़ा था, जिन लोगों का मॉड्यूल 1 हुआ है उन लोगों ने कंपनी लॉ में पढ़ा है, ठीक है। जिन लोगों का नहीं हुआ है उन्होंने बचपन में शायद CSET में लॉ में है क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, CSET में भी लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसमें आप टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हो, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, JIGL में भी है, ठीक है। ये 11th-12th में नहीं होता ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 11th-12th में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है या नहीं होता है ना, ठीक है। चलो, सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने जरूर पढ़ा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो ये जो अंडरराइटर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है वो किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, गारंटी का या इंडेमनिटी का, ओके। अंडरराइटर जो है वो, चलो अब एग्जांपल के तौर पे, अब जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ने अंडरराइटर को अपॉइंट किया, अपॉइंट करते वक्त अंडरराइटर को बोल दिया है कि हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, से 1 लाख शेयर्स इशू कर रहे हैं, ठीक है। सो पब्लिक अगर समझो 75,000 शेयर्स खरीदती है तो बचेंगे 25,000 शेयर्स। तो क्या अंडरराइटर आप हमें पहले से बता देंगे कि आप ये शॉर्टफॉल खरीदने के लिए तैयार हैं,
अंडरराइटर बोलता है यस मैं बताता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि मैं बचे हुए 25,000 शेयर्स खरीदने के लिए तैयार हूं, ठीक है। मैं खुद बोलता हूं कि आई विल बाय दिस मेनी नंबर ऑफ शेयर्स। अब बताइए मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है? ओके, फटाफट बताने का, ठीक है। मैंने आंसर नहीं दिया, मैंने सवाल पूछा है, ठीक है। सो ओके, सो पहला जवाब आ रहा है यहां पे सौम्या जी का, गारंटी। ओके, अजय पोद्दार जी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सीजी। ओके, उसके बाद यस केशवानी गारंटी कह रहे हैं, खुशवानी जी है, खुशवंशी है, ये दूर से दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे स्क्रीन थोड़ी सी दूर है। तो ये सभी लोग कह रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, ठीक है। तो हमने मानना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, ठीक है। चलो आप बाकी लोग भी कोशिश करें। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी गारंटी बोल रहे हैं कौन कौन है, अभी देखो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं अजय पोद्दार जी, आकांक्षा जी, याचना जी, तानिया जी, सिमरन जी, मयांक जी, सिब्बा, ओके सिब्बा, चलो आयुष जी, सब लोग कह रहे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक है। चलो ध्यान देके सुनिए, मैं आपका जवाब नहीं दूंगा। चलो किसी ने अलग भी कहने की कोशिश की है, आदित्य झा जी कह रहे हैं कि बाकी लोग जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल उनके ऑपोजिट कहूंगा, तो इसलिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इंडेमनिटी कह दिया है, ठीक है। चलो सो हेमंत निषाद जी 15,000 कह रहे बेटा वो हो गया अपना, 15,000 हो गया है अभी ठीक है, 25,000 उसका जवाब था, तो चलो कोई बात नहीं, इंडेमनिटी हो सकता है सर, ठीक है। चलो मैं आपको दोनों बताता हूं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मीनिंग भी बताओ, गारंटी का भी मीनिंग बताता हूं, दोनों का मतलब पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप खुद जवाब दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता क्या है? व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? बचपन में आपने शायद पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाएंगे, स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। जैसे परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स का ट्रांजैक्शन तो सबको पता ही होगा। तो समझो एक कस्टमर है जिसको हम अकाउंट्स की भाषा में डेटर भी कहते हैं, ठीक है। वो इनका नाम है समझो मिस्टर ए। अब ये चले गए मिस्टर बी के पास और मिस्टर बी से इन्होंने कुछ गुड्स खरीदे। तो मिस्टर बी जो क्रेडिटर हैं, क्रेडिटर कहो या इनको सप्लायर कहो, ठीक है, इनके पास चले गए और इनको बोले कि हमें गुड्स खरीदने हैं। तो बोले हाँ बिल्कुल आइए खरीद के लेके जाइए हमसे गुड्स। मिस्टर ए, ठीक है, बी के पास चले गए और बी से बोले कि हमें गुड्स खरीदने हैं। तो मिस्टर बी ने उनको गुड्स दिखा दिए। गुड्स दिखाने के बाद उसका बिलिंग भी हुआ और उसका बिलिंग हुआ 10 लाख रुपए का। सो मिस्टर बी ने मिस्टर ए को 10 लाख रुपीस के गुड्स सेल किए, लेकिन सेल करते वक्त जो डेटर थे, डेटर कस्टमर जो थे, कस्टमर ने सप्लायर से रिक्वेस्ट की, मिस्टर ए ने बी से रिक्वेस्ट की कि हम आपसे गुड्स तो लेके जा रहे हैं लेकिन पैसा तुरंत नहीं दे सकते, पैसा देने के लिए हमें क्रेडिट पीरियड दीजिए। तो सप्लायर ने पूछा कितने मंथ्स का क्रेडिट पीरियड चाहिए? कस्टमर बोला 3 मंथ्स का, वो बोला दे दिया। यानी यहां पे जो सेल किया है वो कैश सेल हुआ है या क्रेडिट सेल हुआ है? कौन से टाइप का सेल हुआ है? कैश सेल का ट्रांजैक्शन हुआ है या क्रेडिट सेल का ट्रांजैक्शन हुआ है? बता सकता है कोई? क्रेडिट सेल है, बिल्कुल। यहां पे गुड्स तो सेल हुए लेकिन पैसा तुरंत नहीं मिलने वाला, फ्यूचर में मिलने वाला क्रेडिट सेल का ट्रांजैक्शन है। ओके, अब क्रेडिट सेल में रिस्क किसके पास है? किसको टेंशन होता है, किसको रिस्क होता है? डेटर को या क्रेडिटर को? क्रेडिटर को। किस बात का रिस्क होता है क्रेडिटर को? यस, क्रेडिटर को रिस्क इस बात का है कि गुड्स सेल तो किए हैं लेकिन 3 महीने बाद अगर ये डेटर पैसा नहीं देता तो अपनी तो वाट लग जाएगी, क्योंकि 3 महीने में तो ये तो गुड्स भी खा पी के खत्म कर देगा, ठीक है, अपनी तो पूरी की पूरी वाट लग जाएगी। तो ये जो क्रेडिटर है ये डेटर को बोलता है तू गुड्स क्रेडिट पे लेके जा, 3 महीने के बाद पैसे दे, लेकिन एक काम कर, गुड्स ले जाने से पहले हमें ये बता अगर 3 महीने बाद तू पैसा अगर हमें नहीं पे करता, तू पैसा पे करने से अगर मना करता है तो हमने पैसा किससे कलेक्ट करना है, किससे रिकवर करना है? तो बोलता है ऐसी आपकी प्रॉब्लम है, यानी आपको मेरे पे विश्वास नहीं है, मेरे पे भरोसा नहीं ना? हाँ, आपके ऊपर भरोसा नहीं है। तो एक काम करो, एक और इंसान है, ठीक है, जिसका नाम हम सी रखते हैं, सी फॉर श्योरिटी, ठीक है। सो ये जो इंसान है इसको आप पहचानते हो? जी हाँ, इसको हम पहचानते हैं, ठीक है। सो ये जो श्योरिटी है,
ठीक है, ये आपको मेरी बिहाफ पे गारंटी देगा। यानी 3 महीने बाद अगर मिस्टर ए ने पैसे नहीं दिए तो मिस्टर सी विल मेक द पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ए। तो अब तो आप खुश हो, बोलते हैं ठीक है मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां पे क्या होता है, क्रेडिटर ने गुड्स सेल किए डेटर को, ठीक है, लेकिन डेटर इसको क्रेडिट पे गुड्स सेल करने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है, ठीक है, कि अगर डेटर पैसे नहीं देता तो पैसे किससे लिए जाएंगे, श्योरिटी से। तो श्योरिटी इज जस्ट एक्टिंग लाइक ए गारंटर, यानी श्योरिटी हैज गिवन ए गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ डेटर, ठीक है, उन्होंने डेटर के बिहाफ पे गारंटी दिया है, अगर ड्यू डेट पे डेटर पैसा नहीं देता तो मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो अब पहला सवाल आपसे ये है, ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो ये जो प्रिंसिपल क्रेडिटर श्योरिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जिसमें प्रिंसिपल क्रेडिटर ने श्योरिटी से लिख के लिया है ड्यू डेट पे डेटर पेमेंट नहीं करता तो मैं पैसे तेरे से कलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, चलो अब समझो ड्यू डेट आ गई, 3 महीने हो गए, 10 लाख रुपया कलेक्ट करने। पहले बताओ क्रेडिटर पैसे किससे कलेक्ट करेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। फ्रॉम whom विल द क्रेडिटर फर्स्ट डिमांड द मनी, किससे पैसा मांगेगा? ड्यू डेट आ गई, 3 महीने खत्म हो गए, तो पहले पैसा किससे मांगे? वेरी गुड, ठीक है। सो सबसे पहले पैसा जो मांगा जाएगा वो डेटर से पैसा मांगा जाएगा। ठीक है, सो मिस्टर बी विल डिमांड द मनी फ्रॉम मिस्टर ए, द डेटर। ठीक है, अगर ड्यू डेट पे मिस्टर ए ने पैसा देने से मना कर दिया, फिर मिस्टर creditor, that is Mr. B, has the right to demand the money from the surety. Okay, so this is how the contract of guarantee works, and surety has to honor his commitment. surety को ये पैसा देना पड़ेगा। Okay, fine, ध्यान देके सुनना, पूरा एग्जांपल यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। तो समझो ये surety जो है, ठीक है, अब ड्यू डेट पे डायरेक्टली आप उससे पैसे नहीं मांग सकते, पहले डेटर के पास जाइए, डेटर से पैसा मांगिए, डेटर ने पैसा दिया तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कैंसिल हो जाता है। डेटर से पैसा मिल गया तो गारंटी का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, डेटर ने पैसा नहीं दिया तो फिर पैसा किससे लेंगे? गारंटर से, श्योरिटी से पैसा लेंगे। ओके, अब समझो श्योरिटी ने पैसा दे दिया, अब श्योरिटी के पास क्या राइट है? व्हाट इज द राइट विद द श्योरिटी? श्योरिटी ने पैसा तो क्रेडिटर को दे दिया, क्रेडिटर को 10 लाख रुपया मिल गया, क्रेडिटर खुश हो गया, डेटर भी खुश हो गया क्योंकि उसको पैसा नहीं देना पड़ा और गुड्स भी मुफ्त में मिल गए। तो बीच में वाट किसकी लगी है? श्योरिटी की। तो बताइए श्योरिटी को कोई राइट दिया है, कोई अधिकार दिया है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में श्योरिटी के कोई अधिकार है? जी हाँ, श्योरिटी हैज द राइट टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम प्रिंसिपल डेटर। बाद में वो प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट लीगल सूट फाइल कर सकता है और प्रिंसिपल डेटर से पैसे कलेक्ट करने का अधिकार रखता है। तो श्योरिटी के पास डेटर से पैसा कलेक्ट करने का अधिकार होता है। श्योरिटी इज नॉट द वन हु इज गोइंग टू बेयर द लॉस। भले उसने गारंटी दिया है, आप गारंटर हो इसका मतलब, ठीक है, आपने भले ही आपका कमिटमेंट ऑनर किया, इसका मतलब लॉस आपने बेयर करना ऐसा होता नहीं है। ठीक है, चलो, सो ये याद रखना है आपने। ठीक है, अब श्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सबको समझ में आ गया? पक्का समझ में आ गया? चलो फाइन। अब हमारे एग्जाम्पल में हम इसको कंपनी के साथ, अंडरराइटिंग के साथ कोरिलेट करेंगे। ध्यान देकर सुनना। अब जब हम इसको अंडरराइटिंग के साथ, या अभी कोरिलेट करें या बाद में आप जवाब दोगे? अभी कर देते हैं? नहीं तो सस्पेंस नहीं रहेगा, मजा नहीं आएगा। ठीक है, अभी इंडेमनिटी भी बताएंगे और उसके बाद आप मुझे जवाब देना। ठीक है, चलो, सो यहां पे देख लीजिएगा, अगर श्योरिटी पहले पेमेंट कर देता है क्रेडिटर को, तो बाद में श्योरिटी हैज द राइट टू रिकवर द मनी फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर। श्योरिटी के पास प्रिंसिपल डेटर से पैसा रिकवर करने का राइट है, अधिकार है। ठीक है, चलो फाइन। याचना जी कह रहे हैं सर अभी के अभी बताइए सर। ठीक है, ये नहीं देवी जी, आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। देवी जी, सब्र का फल मीठा होता है। चलो, सो अब पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी देख लीजिएगा। इंडेमनिटी के एग्जांपल से भी आपको मजा आएगा बहुत। ठीक है, ध्यान देके सुनिएगा सिर्फ। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में, जैसे इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा जो एग्जाम्पल आता है वो इंश्योरेंस कंपनियों का एग्जाम्पल आता है। तो जैसे ये समझो याचना देवी है, याचना देवी, मिस याचना है। अब मिस याचना के पास एक कार है, बढ़िया सी प्यारी सी कार है। ठीक है, अब इन्होंने जैसे नई कार खरीदी, तो कार खरीदने के बाद सबसे पहले देवी जी ने कार का इंश्योरेंस करवाया। इंश्योरेंस क्यों करवाया? इंश्योरेंस करवाने के पीछे वजह क्या थी? वजह बिल्कुल सिंपल थी कि अगर कल जाके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी को नुकसान होता है, तो ये नुकसान कौन बेयर करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। वेरी गुड। तो देवी जी ने, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी के पास चले गए और इंश्योरेंस कंपनी को बता दिया कि हमने एक नई कार खरीदी है
और वो कार का हमें इंश्योरेंस करवाना है, ठीक है। सो इंश्योरेंस कंपनी ने पूछा, ठीक है आप कार का इंश्योरेंस तो हम आपका करवा के देंगे, ठीक है, लेकिन कितने का इंश्योरेंस चाहिए? वो बोली देखो मेरी गाड़ी 15 लाख की है। याचना देवी ने कहा कि मेरी गाड़ी 15 लाख की है, अगर गाड़ी को कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी आप मुझे 15 लाख रुपए का कंपनसेशन दे दीजिए, ठीक है, यानी पूरी गाड़ी मेरी डैमेज हो गई, चोरी हो गई, एक्सीडेंट में पूरी तबाह हो गई तो 15 लाख रुपया दे दीजिए। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है ठीक है, वी आर रेडी टू अंडरटेक द रिस्क, लेकिन फ्री में नहीं लेंगे रिस्क, इसके लिए हम आपसे क्या लेंगे? प्रीमियम। इंश्योरेंस कंपनी फ्री में काम करती है, प्रीमियम लेती है, प्रीमियम। तो इंश्योरेंस कंपनी ने देवी जी से प्रीमियम लिया 50,000 रुपए का, 50,000 का, ठीक है, जहां पे बताया गया कि अगर आपके गाड़ी को साल भर में एक्सीडेंट होता है तो जितना भी नुकसान होगा वो हम बेयर करेंगे। कौन बेयर करेगा? कौन बेयर करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी को हम क्या कहते हैं? इंश्योरेंस कंपनी को हम क्या कहते हैं इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में? इंडेमनीफायर, है ना। द वन हु इज गोइंग टू बेयर द लॉस इज नोन एज द इंडेमनीफायर, ठीक है, और जिसका लॉस बेयर किया जाता है उसको क्या कहते हैं? इंडेमनिटी होल्डर, ठीक है। चलो, सो यहां पे इंश्योरेंस कंपनी जो है ना, इसने वादा कर दिया अगर कल जाके गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, आपकी गाड़ी डैमेज हो जाती है तो हम लॉस बेयर करेंगे, लेकिन अगर गाड़ी का साल भर में एक्सीडेंट नहीं हुआ तो, साल भर में एक्सीडेंट नहीं हुआ तो ये प्रीमियम आके वापस ले जाइए, ऐसा है? नहीं, ये प्रीमियम किसके पास रहेगा? इंश्योरेंस कंपनी। वेरी गुड, ठीक है। सो इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी हैज अंडरटेकन द रिस्क यहां पे, ठीक है। अब देवी जी गाड़ी चला रही है, देखिए इनकी गाड़ी के साथ हुआ क्या। ओ माय गॉड, देवी जी ने गड़बड़ कर दी, ठीक है। सो देवी जी ने ये गाड़ी का करवा दिया एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट होने के बाद हु इज गोइंग टू बेयर द लॉस? हाँ, हु इज गोइंग टू बेयर द लॉस? इंश्योरेंस कंपनी, यस और नो? यस, इंश्योरेंस कंपनी इज गोइंग टू बेयर द। अगर इंश्योरेंस कंपनी लॉस बेयर करेगी, समझो ये गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी को 5 लाख रुपया खर्चा है दुरुस्त करने के लिए, पूरा 5 लाख का लॉस जो है इंश्योरेंस कंपनी ने बेयर किया। अब बताइए इंश्योरेंस कंपनी ये 5 लाख रुपया किससे रिकवर करेगी? हाँ 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 हाँ, ये 5 लाख रुपया, ये 5 लाख रुपया किससे रिकवर करेगी? ये किसी से रिकवर कर सकती है? नहीं, ठीक है, इसलिए तो इसको इंडेमनीफायर कहते हैं, क्योंकि ये लॉस इंडेमनीफाई करता है, ठीक है, ये लॉस किसी और के ऊपर पास नहीं करता। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में द कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द इंडेमनिटी होल्डर एंड द इंडेमनीफायर, वेयर इन द इंडेमनीफायर अंडरटेक्स टू बेयर द लॉस ऑन अकाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वो ये लॉस किसी को पास करता नहीं है। वही अगर हम यही गारंटी के साथ कंपेयर करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के साथ, तो यहां पे लॉस किसने बेयर किया था? 3 पार्टीज में से किसने लॉस बेयर किया था? श्योरिटी। लेकिन श्योरिटी ने ये लॉस का पैसा प्रिंसिपल डेटर से रिकवर किया था क्या? क्या उसके पास रिकवरी का अधिकार है? यस, श्योरिटी पहले तो लॉस बेयर करता है लेकिन वो बाद में डेटर से रिकवर करता है। लेकिन इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में वो होता है क्या? यहां पे इंश्योरेंस कंपनी ने देवी जी के गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी का 5 लाख का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी ने बेयर किया, लेकिन बाद में वो खर्चा वो किसी से रिकवर नहीं कर सकते। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है गारंटी और इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट। जो बच्चे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी रट लेते हैं, इंडेमनिटी भी रट लेते हैं, कौन पार्टीज होती है, राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है, सब रट लेते हैं, लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस ही नहीं समझ में आता। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वो होता है जिसमें श्योरिटी लॉस बेयर करता है लेकिन ही हैज द राइट टू रिकवर द लॉस फ्रॉम द डेटर, वेयरएज इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी द इंडेमनीफायर, ठीक है, बेयर्स द एंटायर लॉस, इट डजंट, ही शी इट डजंट रिकवर द लॉस फ्रॉम समवन एल्स, ठीक है। चलो फाइन। लेकिन अगर गाड़ी का साल भर में एक्सीडेंट ही नहीं हुआ तो जितना भी प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी ने लिया है वो इंश्योरेंस कंपनी को रिवॉर्ड हो जाता है, इंश्योरेंस कंपनी का वो रिवॉर्ड हो जाता है। सही है। चलो, अब ये दोनों भी समझने के बाद, ठीक है, अब हम फिर से आएंगे और हम आएंगे ओके, पुष्पराज जी ने आंसर दे दिया है। पुष्पराज जी कह रहे हैं, अभी देखो पहला जवाब आ रहा है, सर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडरराइटिंग जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी लग रहा है। अब आंसर चेंज हो रहा है, मैंने तो अभी तक डिस्कशन भी नहीं किया, ठीक है। चलो, अब यही एग्जांपल को हम हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडरराइटिंग के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब देखो ये कंपनी है, ये अंडरराइटर है, ठीक है, ध्यान देके सुनना, कंपनी है, अंडरराइटर है, कंपनी शेयर इशू करती है। अगर पब्लिक शेयर नहीं खरीदता तो कौन शेयर खरीदता है? अंडरराइटर, ठीक है। तो लॉस किसका होता है? फटाफट बताने के, लॉस किसका होता है? अंडर। क्या अंडरराइटर ये लॉस किसी से रिकवर कर सकता है? अंडरराइटर का लॉस कैसे हुआ? क्योंकि शेयर्स फ्री में तो खरीदेंगे नहीं हो,
पैसे देके खरीदने पड़ेंगे कंपनी से, ठीक है। सो अंडरराइटर अगर शेयर्स खरीद लेता है तो लॉस अंडरराइटर का होगा। शेयर्स खरीदने के लिए पैसा अंडरराइटर को देना पड़ेगा, अंडरराइटर ये पैसा किसी से रिकवर नहीं कर सकता। तो आप हमें अभी बता दीजिएगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडरराइटिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है? यस, इट इज नथिंग बट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है। ओके चलो, सो ये समझना है, वेरी गुड, ठीक है। सो ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये देखो एक स्टेटमेंट लिखा हुआ होता है, अंडरराइटिंग का टॉपिक बच्चे मॉड्यूल से पढ़ना शुरू करते हैं और उसमें पहला लिखा होता है द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडरराइटिंग इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है। और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडरराइटिंग इज डैश डैश, ऑप्शन गारंटी, इंडेमनिटी, ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आंसर वहां पे गलती से आप गारंटी लिख के आते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपने को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का डिफरेंस ही पता नहीं होता है, तो फिर गलती कर बैठेंगे अपन, है ना। इसलिए देखो, हाँ मैंने पहले बताया था ये सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल, लेकिन प्रैक्टिकल भी पढ़ेंगे आप, थियरी भी पढ़ोगे। तो इस प्रकार की थियरी आती है। किसी ने पूछा था सर किन टॉपिक में से थियरी आएगा, किन टॉपिक में से प्रैक्टिकल आएगा, तो ये टॉपिक मैंने पढ़ाना शुरू किया है पूरा न्यू, यानी इसमें हम सारे क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले प्रैक्टिकल, लेकिन इस प्रैक्टिकल टॉपिक में भी इस प्रकार की थियरी आती है, ठीक है। सो थियरी के कैसे क्वेश्चन होंगे वो भी मैं पढ़ाते पढ़ाते ही बता दूंगा आपको। चलो, सो सिब्बा जी कह रहे हैं सर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। भाई साहब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अंडरराइटर अपने ये शेयर्स किसी और को पास नहीं कर सकता, ये बर्डन वो किसी और के ऊपर ढकेल नहीं सकता, ठीक है। लॉ कहता है, आपका कंपनीज एक्ट कहता है दैट द अंडरराइटर इज लायबल टू मेक गुड द शॉर्टफॉल, यानी ये अंडरराइटर की जिम्मेदारी होगी कि बचे हुए शेयर जो है वो सारे के सारे अंडरराइटर खुद खरीद लेगा। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडरराइटिंग इज नथिंग बट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड नॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसमें अगर किसी को डाउट है, ठीक है, सो तो बता दीजिएगा। काफी सस्पेंस था, ओके बेटा, सस्पेंस के बाद आंसर दे दिया। चलो चलो, किसी को क्वेरी है तो पूछ लीजिएगा, समझा होगा तो YES करके लिख सकते हो, नहीं तो सिर्फ YY करके लिखा तो भी चलेगा, अपना समय बचा सकते हैं। ओके चलो, पुष्पराज जी को समझ में आया है, सिमरन जी को भी समझ में आ गया, क्लियर है। ओके आकांक्षा जी, नो डाउट सर, टॉपिक इज क्रिस्टल क्लियर हुआ। चलो दैट्स रियली ग्रेट। हाँ दिल भी भेजा है देवी जी ने। चलो 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 चलो, सबको समझा, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है, ठीक है। चलो, सो अब जैसे अभी तक का डिस्कशन सुना है, पूरा ध्यान देके 100% ध्यान देके आगे का भी डिस्कशन सुनिएगा, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला कैलकुलेशन हम सीखने जा रहे हैं लाइबिलिटी का। लाइबिलिटी, ठीक है, लाइबिलिटी का मतलब क्या है? अब यहां पे हम किसके लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं? अंडरराइटर के लाइबिलिटी की, ठीक है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना कंपनी और अंडरराइटर के बीच में, ये कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है, चलो पहले कुछ सवाल पूछ लेता हूं, ठीक है। अगर समझाए सब लोग यस 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 लिख रहे हैं तो पूछ लेता हूं। पहला सवाल आपसे ये है, कंपनी और अंडरराइटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ? पब्लिक इश्यू होने के बाद या पब्लिक इश्यू होने से पहले? बिफोर या आफ्टर? द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द अंडरराइटर एंड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी इज बिफोर पब्लिक इश्यू और आफ्टर पब्लिक इश्यू? ठीक है, वेरी गुड, पहले हुआ है, द कॉन्ट्रैक्ट वॉज बिफोर पब्लिक इश्यू, वेरी गुड। चलो फाइन, अब आगे का सवाल ध्यान देके सुनिएगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अंडरराइटर एंड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक, ये पब्लिक इश्यू से पहले अगर हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट अगर पब्लिक इश्यू से पहले हुआ है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में कई सारे टर्म्स लिखे हुए होंगे जो कंपनी और अंडरराइटर दोनों ने म्यूचुअली मिलकर डिसाइड किए होंगे, ठीक है। अब उन टर्म्स में से एक एक टर्म हम डिस्कस करना शुरू करेंगे, यानी इनफैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडरराइटिंग वो पूरा का पूरा हमें डिस्कस करना है, और जैसे पूरा कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस हो जाता है वैसे आपका पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो उसका सबसे पहला क्लॉज होता है लाइबिलिटी क्लॉज, जिसके डिस्कशन से हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। सो लाइबिलिटी क्लॉज के डिस्कशन से हम शुरुआत करेंगे। सर ये लाइबिलिटी क्लॉज क्या होता है? लाइबिलिटी क्लॉज वो क्लॉज होता है जिसमें अंडरराइटर की लाइबिलिटी क्या है वो कंपनी स्पेसिफाई कर देती है,
ठीक है। सो अंडरराइटर के लिए, यानी समझो अगर पब्लिक सारे शेयर्स नहीं खरीदता तो अंडरराइटर ने कितने शेयर्स खरीदने चाहिए, ठीक है, ये बताने वाला जो क्लॉज है उसको हम लायबिलिटी क्लॉज कहते हैं। अब लायबिलिटी दो प्रकार की होती है, एक जिसको हम ग्रॉस लायबिलिटी कहते हैं और दूसरा जिसको हम एक्चुअल लायबिलिटी कहते हैं। सर ये ग्रॉस लायबिलिटी का मतलब क्या है और एक्चुअल लायबिलिटी का मतलब क्या है बता दीजिएगा। बता देते हैं, ध्यान देके सुनिएगा, नीचे का मैंने गायब कर दिया, जानबूझ के भगा दिया, ठीक है, क्यों, ठीक है, ये एग्जांपल से हम समझाना चाहते हैं, ठीक है, कृपया ध्यान देके सुनिएगा। हमारे स्क्रीन पे जो जो अंडरराइटर दिखाई दिए जा रहे हैं वो काल्पनिक हैं, ठीक है। सो अंडरराइटर ऐसी हरकतें बिल्कुल करता नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ स्क्रीन पे हो रहा है। सो शुरुआत करते हैं। ये समझो कंपनी है और उसके साइड में यहाँ पे एक अंडरराइटर है, तो ये कंपनी को पब्लिक इशू करना था। ये कंपनी का नाम था एग्जीक्यूटिव लिमिटेड। एग्जीक्यूटिव लिमिटेड नाम की कंपनी को पब्लिक इशू करना था। अब पब्लिक इशू करने से पहले इन्होंने एक अंडरराइटर को अपॉइंट कर लिया, ठीक है। अब ये अंडरराइटर है मिस्टर गोटिया, ठीक है, मिस्टर गोटिया नाम के अंडरराइटर है। अब ये मिस्टर गोटिया नाम के जो अंडरराइटर हैं इनको अपॉइंट कर दिया। अब गोटिया को अपॉइंट करने के बाद कंपनी ने गोटिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडरराइटिंग, ओके। सो ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो कंपनी ने उसको समझा दिया, क्या समझा, भाई देख हम पब्लिक इशू के लिए जा रहे हैं और हम 1 लाख शेयर्स इशू करने वाले हैं। कितने शेयर्स इशू करने वाले हैं, 1 लाख शेयर्स, वी आर गोइंग टू इशू 1 लाख शेयर्स, ओके। तो आज यानी कब, पब्लिक इशू होने से पहले, जिस तारीख को हम ये कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ बना रहे हैं उसी तारीख को आप हमें बता दीजिए। जब अगर हम 1 लाख शेयर्स इशू करते हैं और समझो पब्लिक ने इन 1 लाख शेयर्स में से एक भी शेयर परचेस नहीं किया, मान के चलते हैं 1 लाख शेयर्स में से पब्लिक ने एक भी शेयर नहीं परचेस किया, तो डियर अंडरराइटर आज ही के तारीख पे आप बता दीजिए आप कितने शेयर्स खरीदने का हमें वादा करोगे। तो अंडरराइटर बोल देता, अरे कंपनी आप चिंता क्यों करते हो, आपका एग्जीक्यूटिव क्लियर करवाने का जिम्मेदारी मेरा है, ठीक है। सो ये गोटिया बोलता है कि मैं 100% लायबिलिटी लेने के लिए तैयार हूं। अब ये बता दिया 100% लायबिलिटी लेने के लिए तैयार हूं का मतलब, ये सारा डिस्कशन कब चल रहा है, ये सारी चर्चा चल रही है पब्लिक इशू होने से पहले। ये बात को ना भूले, हम हरे जो देखो मैं जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाता हूं एक सीक्वेंस में पढ़ाता हूं, सीक्वेंस के पीछे वजह होती है और वो वजह आपको टॉपिक खत्म होने के बाद समझ में आती है, तो इसलिए ये सीक्वेंस को पकड़ के चलिएगा, ठीक है। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो रहा है पब्लिक इशू होने से पहले। पब्लिक इशू होने से पहले कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने गोटिया को बुलाया, गोटिया को अपने केबिन में बिठाया और केबिन का दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद करने के बाद इन दोनों के बीच में ये सारा डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। इनके बीच में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने गोटिया को बोल दिया, गोटिया देख 1 लाख शेयर्स का इशू हो रहा है, ठीक है। अगर पब्लिक एक भी शेयर नहीं खरीदती, क्योंकि पब्लिक का तो भरोसा नहीं होता है, ठीक है। सो अगर पब्लिक एक भी शेयर नहीं खरीदती तो गोटिया तो हमारी कितने शेयर खरीद लेगा। तो गोटिया बोला, अरे आप मेरे को पहचानते नहीं क्या, मेरा एपेटाइट बहुत बड़ा है, ठीक है, झुनझुन वाला जैसे मेरा एपेटाइट है, राकेश झुनझुन वाला जैसे, मैं 100% शेयर खरीदने के लिए तैयार हूं, 100% शेयर आई एम रेडी टू बाय। तो कंपनी बोलती है, गोटिया तेरे कॉन्फिडेंस की वजह से हमें भरोसा, ठीक है, हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया। यानी कल जाके समझो पब्लिक ने एक भी शेयर नहीं खरीदा तो हम पब्लिक के पीछे नहीं लगेंगे, पब्लिक खरीदो ना शेयर्स खरीदो ना हमारे, प्लीज खरीदो ना, ऐसा हम पब्लिक के पीछे लगने वाले नहीं है। नहीं खरीदा तो गोटिया है ना, ठीक है, सारे शेयर्स कौन खरीद लेगा, गोटिया संभाल लेगा, ओके। तो ऐसे कंपनी ने पब्लिक इशू किया। आ जाइए पब्लिक बीच में आ जाइए। हाँ, तो कंपनी ने पब्लिक इशू किया। अब ध्यान देके सुनिएगा, ठीक है, कुछ सवाल हम आपसे पूछेंगे। तो कंपनी ने पब्लिक इशू किया और पब्लिक ने 1 लाख शेयर्स में से 70,000 शेयर्स खरीद लिए। कंपनी ने 1 लाख शेयर्स में से कितने शेयर्स खरीद लिए, 70,000 शेयर्स पब्लिक ने खरीद लिया। बताइए कितने शेयर्स बाकी हैं, कितने शेयर्स बाकी हैं, ओके। फटाफट सुनने वालों, ऑनलाइन सुनने वालों, खटाखट टाइप करके भेज दो कितने शेयर्स बाकी है। तब तक मैं पी लेता हूं पानी। यस, वही तो हम सिखाने वाले हैं लायबिलिटी के कैलकुलेशन में। चलो, सो हाँ, जवाब आ रहे हैं सबके 30,000 30,000 30,000 30,000। चलो वेरी गुड, ठीक है, सब समझदार लोग हैं, इनको शॉर्टफॉल का मतलब समझ में आ गया सबको, ठीक है। सो शॉर्टफॉल कितने शेयर्स का है, 1 लाख शेयर्स इशू किए थे, ठीक है, 70,000 पब्लिक ने खरीदे, तो शॉर्टफॉल जो हुआ है
वो 30,000 शेयर्स का हुआ है और अंडरराइटर ने कबूल किया था कि वो 100% खरीद लेगा। 100% यानी अब पूरे 1 लाख शेयर खरीदने की जरूरत है उसको या केवल 30,000, तो अंडरराइटर विल परचेस द बैलेंस 30,000 शेयर्स। ठीक है, बैलेंस शॉर्टफॉल ऑफ 30,000 शेयर्स कौन खरीद लेगा? अंडरराइटर। अब ध्यान देके सुनिएगा, एग्जांपल सबको समझा? पक्का? अब ये 30,000 शेयर्स अंडरराइटर खरीदने वाला है, ये बात उसको कब पता चली? पब्लिक इशू होने से पहले या पब्लिक इशू होने के बाद? ठीक है, गौर फरमाइएगा सब लोग। ठीक है, उसकी लायबिलिटी 30,000 शेयर्स की है, वो कब पता चला? पब्लिक इशू होने के बाद पता चला। तो ये जो पब्लिक इशू होने के बाद जो शेयर्स वो एक्चुअली खरीदता है उसको हमारी भाषा में एक्चुअल लायबिलिटी कहा जाता है। कौन सी लायबिलिटी? एक्चुअल लायबिलिटी। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअल लायबिलिटी, तो एक्चुअल लायबिलिटी इज द एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स द अंडरराइटर इज लायबल टू परचेस आफ्टर द पब्लिक इशू। ठीक है, एक्चुअल लायबिलिटी इज द एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स व्हिच द अंडरराइटर इज लायबल टू परचेस आफ्टर द पब्लिक इशू। ओके फाइन, ये क्लियर है? अरे बोलो बोलो बोलो, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, ओके ओके वेरी गुड, हो गया, बस 2 मिनट में खत्म कर देंगे। ठीक है, ऑफिस से हमें बताया गया है सर आपका समय खत्म हो चुका है, सर आप दफा हो जाइए। ठीक है, दूसरा लेक्चर शुरू होने वाला है, तो जरूर हम दफा हो जाएंगे, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को खत्म करके चलो। पता ही नहीं चलता आप लोगों के साथ टाइम कैसे बीत जाता है। चलो हाँ, तो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, अब मुझे बताइए पब्लिक इशू करने से पहले, क्या करने से पहले? पब्लिक इशू करने से पहले अंडरराइटर ने कितने शेयर्स खरीदने का वादा किया था? ठीक है, जिससे प्रमोटर का कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था। अगर पब्लिक एक भी शेयर नहीं खरीदता तो मैं कितने शेयर खरीद लूंगा? पूरे के पूरे 1 लाख के 100%, 1 लाख के 100% यानी पूरे 1 लाख शेयर मैं खरीद लूंगा। ठीक है, हेमंत जी कह रहे और सिखाओ और पढ़ाओ। ठीक है बेटा, आप कह रहे हो और पढ़ाओ और हमारा स्टाफ कह रहा है कल पढ़ाओ। ठीक है, सो कोई बात नहीं बेटा, दोनों के बीच में ये कॉन्सेप्ट खत्म करके हम आज भी और कल भी रोज रोज पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, चिंता ना करें। लेकिन यहां पे अब पहले ये बताइए, ठीक है, पब्लिक इशू होने से पहले अंडरराइटर ने जितना शेयर्स खरीदने का वादा किया था उसको ग्रॉस लायबिलिटी कहा जाता है। पब्लिक इशू करने से पहले, क्या करने से पहले? पब्लिक इशू करने से पहले अंडरराइटर ने जितने शेयर खरीदने का वादा किया था उसको क्या कहा जाता है? ग्रॉस लायबिलिटी। और पब्लिक इशू होने के बाद अंडरराइटर जितने शेयर्स खरीदता है उसको कहा जाता है एक्चुअल लायबिलिटी। किसी भी किताब में ग्रॉस लायबिलिटी और एक्चुअल लायबिलिटी का डेफिनेशन नहीं दिया है, यही दुख की बात है। तो सब जगह इनका प्रयोग किया जाता है लेकिन कहीं पे भी इसका मतलब बताया नहीं जाता। इसलिए मॉड्यूल से पढ़ने वाले और सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चों को बहुत सारी चीजें, ठीक है, यस, भुगतनी पड़ती है, नहीं समझ में आती, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं समझ में आती है। जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है वो मेंशन ही नहीं किया और उस कोरिलेट भी नहीं किया, तो बच्चे कैसे समझ पाएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडरराइटिंग, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्यों है? ठीक है, कोई बात नहीं मित्रों, हम हमारी तरफ से जितना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं जरूर दे देंगे और हम आपके साथ फिर से मिलेंगे आज नहीं तो कल। ठीक है, चलो सेम समय पे, यानी कल का शेड्यूल ठीक से स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। ठीक है, हम आपके साथ वो शेड्यूल शेयर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट और एक चीज सुबह बताने की रहेगी थी, जिन लोगों ने अभी अभी एडमिशन लिया है वो कृपया हमें आपके नाम और ग्रुप का डिटेल्स इस नंबर पे भेज दीजिएगा ताकि हम हमारे ग्रुप में आपको ऐड कर सके। और उसमें आपकी अटेम्प्ट मेंशन करना भूलना नहीं है। दिसंबर 21 है, जून 22 है, दिसंबर 22 है, जो कोई अटेम्प्ट है वो मेंशन करना भूलना नहीं है। ये हमारा मोबाइल नंबर है। ठीक है, अब ये नंबर पे दिन के कई सारे मैसेजेस आते हैं और हम रिप्लाई भी देते हैं लेकिन थोड़ा सा लेट हो जाता है रिप्लाई देने के लिए। ठीक है, सो असुविधा के लिए पहले से खेद है, पहले से क्षमा चाहते हैं कि रिप्लाई आपको समय पे न मिले, तो कृपया नाराज ना होना हम पे। ठीक है, सो लेकिन ये नंबर पे आप आपका नाम और आपका सब कोर्स और आपका अटेम्प्ट मेंशन करके व्हाट्सएप कीजिए, हम हमारी लिस्ट में आपको ऐड कर देंगे। ठीक है,
चलो फाइन. सो थैंक यू वेरी मच आज का लेक्चर आराम से सुनने के लिए, समझने के लिए. कल के लेक्चर में हम फिर मिलेंगे. बाय बाय. इसके बाद तुरंत बाद आपका सिक्योरिटी लॉ का लेक्चर शुरू हो रहा है. 2 मिनट का केवल ब्रेक है.